सपनों का। एक रात जब बादशाह अकबर रात में नींद की अवस्था में थे, उन्होंने सपने में एक सुंदर दृश्य को देखा जिसे पाने की या जिसे हकीकत में देखने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो गई। बादशाह अकबर ने अपनी नींद तोड़ी और आनन फानन में दरबार में सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में अपने सपने में देखे को हूबहू संक्षेप में बताया। उन्होंने सपने में एक विशाल महल को देखा था। वह महल अलग अलग रंगों के पत्थर से निर्मित हुआ था। उन पत्थरों के रंग की रोशनी इतनी अधिक थी कि महल में रोशनी करने के लिए दीपक और मशाल की कोई जरूरत नहीं थी। जब चाहो उस महल में उजाला हो जाएगा और जब चाहो तब अंधेरा। बादशाह अकबर अब वही सपने वाला महल को हकीकत में बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषित कर दिया को जो भी उनके सपने के महल को बनाएगा उसे इनाम में 1 लाख सोने की सिक्के उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। इस बात का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने दरबार के कई धन को लूट लिया। तभी एक बुजुर्ग रोता हुआ दरबार पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, आपने मुझे लूट लिया। इस पर महाराज होकर पूछते हैं कि हमने कब ऐसे किया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने सपने में देखा कि आप अपने सैनिकों के साथ मेरे घर पहुंचे और मेरी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर लिया। अकबर इस बात पर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या, बिन पैर के सपने कभी सच होते हैं। यह बात सुनकर बुजुर्ग कहता है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, बिन पैर के सपने कभी सच नहीं होते। यह बात बुजुर्ग अपनी मूछें को निकालते हुए कहते हैं। यह बुजुर्ग कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं बीरबल ही होते हैं। किसान की समस्या। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने अकबर के समक्ष अपनी समस्या रखी। उसने बताया, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास एक छोटी सी जमीन है। एक दिन मैंने अपनी जमीन पर एक तुम्भी कद्दू उगाई। यह तुम्भी बहुत बड़ी और सुंदर थी। मैंने सोचा कि इसे आपको उपहार स्वरूप समर्पित करूं। लेकिन जब मैंने अपनी पड़ोसी को यह बताया तो उसने मुझे कहा कि मुझे यह तुम्भी उसे दे देनी चाहिए। अब वह मुझ पर दावा कर रहा है कि तुम्भी उसकी है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर का आदेश। अकबर ने ध्यान से किसान की बात सुनी। उन्होंने कहा, इस मामले को बीरबल देखेंगे और न्याय करेंगे। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने और उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और उसे समझा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान और उसके पड़ोसी को बुलाया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस तुम्भी का मालिक दावेदार का निर्णय बहुत सरल तरीके से करेंगे। अब मैं इस तुम्भी को बीच से काट दूंगा और दोनों हिस्सों को आप लोगों में बांट दूंगा। दोनों में से जो व्यक्ति तुम्भी का सही मालिक होगा वह इस तुम्भी का आधा हिस्सा नहीं चाहेगा। जैसे ही बीरबल ने तुम्भी को काटने की बात कही, पड़ोसी ने जल्दी से कहा, हाँ, तुम्भी को काट दो और मुझे उसका हिस्सा दे दो। लेकिन किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, नहीं बीरबल जी, कृपया तुम्भी को मत काटें। यदि ऐसा करना पड़े तो पूरी तुम्भी मेरे पड़ोसी को दे दीजिए। बस इसे मत काटें। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई उजागर हो गई है। असली मालिक वही होता है जो अपनी संपत्ति को विभाजित होते नहीं देख सकता। किसान की चिंता इस तुम्भी के प्रति यह दिखाती है कि तुम्भी वास्तव में उसकी है। बीरबल ने किसान को उसकी तुम्भी वापस लौटा दी और पड़ोसी को सजा देने की सलाह दी। न्याय का महत्व। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्यायपूर्वक और भोली भावना से की गई चीजें हमेशा सही परिणाम देती हैं। बीरबल ने बड़ी ही सूझबूझ और धैर्य के साथ इस विवाद को हल किया, जिससे सम्राट अकबर और अन्य दरबारी भी बहुत प्रसन्न हुए।
इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक निर्दोष किसान को उसकी तुम्भी दिलवाई बल्कि न्याय और सत्य की महत्ता को भी सिद्ध किया। यही कारण है कि आज भी बीरबल की कहानियां हम सभी के बीच न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में जीवित हैं। कहानी का निष्कर्ष, सच्ची भावनाएं और निष्पक्ष न्याय हमेशा ही सही दिशा दिखाते हैं और कठिनाइयों को सरल बना देते हैं। अप्सरा और पिशाचनी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, पुस्तकों में शास्त्रों में बहुत बार अप्सरा और पिशाचनियों का जिक्र आता है। इन दोनों में फर्क बता सकते हो? जुबानी फर्क बताने के बजाय मैं समझाता हूँ, प्रत्यक्ष उन दोनों को लाकर आपके सम्मुख खड़ा कर दिया जाए, आप फर्क आपकी समझ में आ जाएगा। आलमपनाह, बीरबल ने कहा। इससे बढ़कर अच्छी और बात क्या होगी, करो, दोनों को लाकर पेश। अगले दिन बादशाह के सामने बीरबल ने अपनी पत्नी को तथा एक सजीदजी रूपवती वेश्या को ले जाकर पेश किया। बताया, आलमपनाह, यह मेरी पत्नी है, यह अप्सरा है। इसकी सेवाओं और घर गृहस्थी संभालने से मुझे स्वर्ग का सुख इस लोक में ही मिलता है। बादशाह ने पूछा, बात समझ में आई नहीं। मैंने तो सुना है अप्सरा बहुत सुंदर होती है, तुम्हारी पत्नी तो साधारण स्त्री है, भला अप्सरा कैसे हुई? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, असल गुण होता है नारी का चरित्रवान, गुणवान और पति के प्रति निष्ठावान होना। ऐसी पत्नी मिलने पर पुरुष इस लोक में ही स्वर्ग का सुख भोगता है और पत्नी को अप्सरा मानता है। रुककर कहा, और यह जो आपकी नजरों के सामने दूसरी स्त्री खड़ी है, रूप की खान है, सुंदरता की अपने आप में एक मिसाल है। यह वेश्या है, यह मेरी नजरों में पिशाचनी है। जिस तरह पिशाचनी जिसे लग जाती है उसका सर्वनाश करके छोड़ती है, ऐसा ही हाल इस स्त्री का है। इसका रूप केवल पुरुष को शिकार के रूप में फांसने का चारा है। इसके चक्कर में जो पड़ जाता है, घर बार बाल बच्चों को भूल जाता है, कमाने धमाने का ध्यान नहीं रहता। वह अपना स्वास्थ्य, धन और सम्मान खोता रहता है। यह अपने चक्कर में पड़ने वाले पुरुष का सर्वस्व हरण करके ही पीछा छोड़ती है। वाकई मान गए बीरबल। बादशाह बोले, बोलो, क्या इनाम चाहते हो? अपने लिए नहीं बल्कि इस स्त्री के लिए इनाम चाहता हूँ। आलमपनाह, वेश्या की ओर इशारा करके बीरबल बोले, देना ही है तो इसे इतना दे दें ताकि इसे इस जीवन में पिशाचनी का रूप धारण करके पुरुषों को पतन के रास्ते पर ले जाने की आवश्यकता न रहे। यह बात तुम्हारी और भी पसंद आई? बीरबल, बादशाह बोले, और वेश्या को ढेरों धन देकर वेश्यावृत्ति पुनः न अपनाने की चेतावनी देकर ससम्मान वहां से विदा किया। गंगा जल अमृत है। एक बार चीन के बादशाह बीमार पड़े। उन्हें किसी ने बतलाया कि भारतवर्ष से गंगा नदी का जल मंगवाए, वह फायदा करेगा। बस उन्होंने एक दूत गंगाजल लाने को भेजा। उसने बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचकर सारा हाल कहा और गंगा जल मांगा। उस समय बीरबल भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हमारे यहाँ कोई गंगा जल नहीं है। सारे दरबारी और बादशाह अकबर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बीरबल क्या कह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, बीरबल, पागल तो नहीं हो गए हो? भारतवर्ष में गंगा नदी है तो सही। बीरबल ने कहा, हुजूर, वह गंगा जल नहीं, वह तो अमृत है। चीन के दूत ने कहा कि अमृत ही दे दो, लेकिन उत्तर मिला कि अपने बादशाह से पूछकर आओ, तब मिलेगा। आखिर वह दूत लौटकर चीन चला गया और वहां से बादशाह की आज्ञा लेकर आया, तब उसे अमृत गंगाजल दिया गया। बैल का दूध। एक बार बादशाह के दिमाग में बात आई कि कोई ऐसी बात बीरबल के सामने रखी जाए जिसकी समस्या का निदान उनके पास न हो, देखें ऐसे अवसर पर उनकी बुद्धि क्या कार्य करती है। यही सोचकर उन्होंने बीरबल से कहा, एक असाध्य रोग के लिए वैद्यराज जी ने दवा को बैल के दूध में इस्तेमाल करने की राय दी है। कहीं से बैल का दूध लाकर दो। जैसा हुक्म। आलमपना। तलाश करने में कुछ वक्त लग सकता है,
2-4 दिन का वक्त ले लो। ऐसा ही सही। बीरबल छुट्टी लेकर घर जाकर आराम करने लगे। अगली रात को तब जबकि बादशाह के सोने का समय हो चुका था, बीरबल ने अपनी 18 वर्षीय बेटी को अपनी समस्या बताकर कपड़ों के गट्ठर के साथ यमुना घाट के उस स्थान पर कपड़े धोने के लिए भेजा जहां बादशाह का शयनकक्ष था। बीरबल की बेटी ने जाकर आधी रात के समय कपड़े धोने शुरू किए। कपड़े धोने की आवाज पर बादशाह की आंखें खुल गईं। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर डांटा और पूछा कि कौन लड़की कपड़े धोती है, उसे रोका क्यों नहीं गया। सिपाहियों ने विनम्र स्वर में कहा, वह एक निहायत खूबसूरत जवान अच्छे कुल खानदान की लड़की नजर आती है। हमने उसे रोका तो उसने हमें डपट दिया। हमने कहा बादशाह सलामत की नींद उछटेगी, तो बोली जब ऐसा वक्त आएगा देखा जाएगा। बड़ी गुस्ताख नजर आती है। नगर कोतवाल को तुरंत भेजो और हुक्म दो अगर वह शराफत से न आए तो गिरफ्तार करके उसे लाया जाए। हुक्म की देर थी, कुछ देर बाद ही अनिग्ध सुंदरी बादशाह के सामने लाई गई। उस सुंदर लड़की को देखकर बादशाह अचरज में पड़ गए, सोचने लगे कि कौन ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जो ऐसी लड़की को बेखौफ आधी रात के वक्त निर्जन घाट पर कपड़े धोने भेज दिया। बादशाह ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और वक्त नहीं मिला था जो आधी रात को यहाँ महल के नीचे कपड़े धोने चली आई। हुजूर, लड़की ने विनम्र स्वर में कहा, इधर कपड़े धोने मैं इसलिए चली आई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि बादशाह के महल के ज़ेर-ए-साया मेरी इज्जत महफूज रहेगी। उसके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर से बादशाह प्रभावित हुए। आगे पूछा, चलो यह बात तो मैंने मानी, पर कपड़े धोने का और कोई वक्त तुम्हें नहीं मिला। मजबूरी थी यह शाहे आलम, मेरे बाप ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मेरी है नहीं, दिन भर देखरेख मुझे ही करनी पड़ी। रात का खाना वगैरह पकाने के बाद मैंने सोचा अगर गंदे कपड़े रातों रात नहीं धुल जाते तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कोई कपड़ा न रहेगा। क्या बकती है, कहीं मर्दों के भी बच्चे पैदा होते हैं। क्यों नहीं हो सकते आलमपनाह, लड़की ने बेझिझक कहा, अगर बैल का दूध हो सकता है तो मर्द के भी बच्चे हो सकते हैं। लड़की का उत्तर सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गए। क्रोध एकदम हंसी में बदल गया। बोले, मैं समझ गया, तुम हमारे दीवान बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। आपने सही पहचाना हुजूर आली, मैं आपके दीवान बीरबल की ही बेटी हूँ। इतना निडरता के साथ इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर बीरबल की ही बेटी दे सकती है। जाओ बीरबल से कहो मैंने उन्हें दिया हुआ आदेश वापस ले लिया। और फिर बीरबल की बेटी को इनाम देकर सम्मान डोली में बिठाकर उसके घर भिजवाया। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती रखी, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा उपहार दे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बहुत से लोग उपहार लेकर आए, लेकिन अकबर को कुछ भी पसंद नहीं आया। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको ऐसा उपहार दूंगा जो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं देखूंगा। बीरबल ने एक छोटा सा बॉक्स लाया और कहा, महाराज, यह उपहार है। अकबर ने बॉक्स खोला और पाया कि उसमें कुछ नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या है? इसमें कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने पहले कभी खालीपन नहीं देखा है, इसलिए यह उपहार आपके लिए नया है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया और उनका विश्वास हासिल किया। अकबर बीरबल की रोचक कथा, हाथी के पदचिन्ह का संरक्षण। एक बार अकबर और बीरबल के मध्य कुछ विवाद हो गया, जिस कारण बीरबल दरबार छोड़कर कहीं दूर चले गए और वहां अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। अकबर ने अपनी धर्म पत्नी को खुश करने की मंशा से न चाहते हुए भी पत्नी के भाई को दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया।
किंतु देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके राज्य में अव्यवस्था फैल गई। एक दिन अकबर ने पीर बाबा की दरगाह में जाने का निर्णय लिया। वापसी में उन्हें मार्ग में एक हाथी का पदचिन्ह दिखा, जिससे उन्होंने अपने दीवान की बुद्धिमत्ता आंकने का फैसला किया। अकबर ने दीवान से 3 दिनों तक इन पद चिन्हों की रक्षा करने को कहा और स्वयं महल की ओर लौट गए। दीवान 3 दिनों तक भूखे प्यासे पद चिन्हों की रक्षा करने लगा और चौथे दिन मूर्छित अवस्था में सम्राट के समक्ष आया और बताया कि देखिए, मैंने आपके निर्देशों के अनुसार 3 दिनों तक हाथी के पैरों के निशान की रक्षा की। उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया, जिसके लिए अकबर ने एक योजना बनाई। अकबर ने यह घोषणा की कि सरकारी कुओं पर कुछ विवाद चल रहा है, इसलिए आसपास के सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर दरबार में आएं, नहीं तो उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना देना होगा। यह आदेश सुनकर सभी जमींदार आश्चर्यचकित हो गए। यह सूचना उस गांव में भी पहुंच गई जहां बीरबल रहते थे। बीरबल समझ गए यह उन्हें ढूंढने की योजना है। अगले दिन बीरबल गांव के जमींदार के साथ नगर के बाहर पहुंचे और वहां से एक दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया, हुजूर, हम अपने कुओं के साथ नगर के बाहर पहुंच गए हैं, अब आप अपने कुएं उनके स्वागत के लिए भेजें। यह संदेश सुनते ही अकबर समझ गए कि यह बीरबल की योजना है। उन्होंने तुरंत अपने लोगों को बीरबल को खोजने और उन्हें वापस लाने के लिए भेजा। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो सम्राट ने बीरबल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने शाही सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात अकबर ने हाथी के उस पदचिन्ह की रक्षा का कार्य बीरबल को सौंप दिया। बीरबल हाथी के पदचिन्ह के पास गए और उसके पास एक लोहे की छड़ लगाकर उसमें 50 गज की रस्सी बांध ली तथा आसपास के लोगों से कहा, इस पदचिन्ह की सुरक्षा हेतु जो घर इसकी परिधि में आएंगे वह तोड़ दिए जाएंगे। लोगों ने उनसे ऐसा न करने का आग्रह किया और अपने घर को बचाने के लिए बीरबल को लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दीं और साथ ही हाथी के पदचिन्ह की रक्षा करने का वचन भी दिया। बीरबल ने यह पैसे शाही खजाने में जमा करा दिए और सम्राट को बताया कि काम हो गया है तथा उनके खजाने में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जमा कर दी गई हैं। अकबर ने अपने साले, पत्नी का भाई को बुलाया और उससे कहा, आप 3 दिनों तक पदचिन्हों की रक्षा के लिए भूखे प्यासे रहे और कुछ भी हासिल नहीं किया, किंतु बीरबल ने एक दिन में 1 लाख स्वर्ण सिक्के एकत्रित कर दिए, इसलिए वे ही हमारे दीवान बनने योग्य हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके सम्मानपूर्वक अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु रचनात्मक सोच और दूसरों को प्रेरित करने की कला हमें सफल बना सकती है, भले ही कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बादशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि देश के सब मूर्खी की सूची बनाकर लाई जाए। संयोग से जिस दिन यह अजीब सा हुक्म बादशाह ने दिया, उसी दिन अरब देश का एक व्यापारी कुछ अरबी घोड़ों के साथ बादशाह से मिलने आया। बादशाह को घोड़े पसंद आए और उससे वैसे ही 200 घोड़ों को और लाने का सौदा कर लिया। खुश होकर बादशाह ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसे पेशगी दे दी। व्यापारी चला गया। कुछ दिनों बाद बीरबल मूर्खा की सूची लेकर आए। बादशाह ने सबसे ऊपर अपना नाम लिखा देखकर पूछा, यह क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख मैं कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, उस दिन हुजूर ने घोड़े के व्यापारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पेशगी दे दी थीं। उसका नाम पता तक न जाना था, ना ही उसे कोई परिचित कराने वाला था, ना ही जमानतदार। यह मूर्खतापूर्ण कार्य ही तो था। आपको मानकर चलना चाहिए कि वह अरब 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चंपत हो गया, अब लौटकर नहीं आने वाला। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था, बावजूद इसके उन्होंने तर्क रखा, मान लो वह 100 घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। बीरबल ने तड़ाक से कहा, आए।
बादशाह हंसे बगैर न रह सके। बीरबल की कहानी रानी की बात। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से गुफ्तगू कर रहे थे। बातों बातों में अकबर बेगम के सामने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम बोली, हुजूर, बीरबल कितना ही चतुर सही, मुझसे वह जरूर हार जाएगा। ऐसी बात है तो आप बीरबल की परीक्षा लेकर देख लीजिए, अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोले। अगले दिन दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। जब बीरबल कक्ष में पहुंचा तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थी। उन्होंने सेविका को बुलवाया और उसे बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। सेविका के जाने के बाद वह बीरबल बोली, 10 तक गिनने तक सेविका शरबत लेकर हाजिर हो जाएगी। फिर वो 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने लगी। 10 गिनते ही सेविका शरबत का गिलास लेकर कक्ष में मौजूद थी। महारानी बोली, बीरबल देखो हमारा कितना नपातुला अंदाज है। बीरबल मुस्कुराया। फिर महारानी बोली, बीरबल कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि महारानी स्वयं दावत पर आने को कह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा की दावत वाली समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, आप तो बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रही थी, फिर ली क्यों नहीं? रानी बोली, कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और महारानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर उसने सेवकों को खाना लगाने का आदेश दिया। महारानी कहने लगी, बीरबल क्या तुम हमारी तरह गिनकर बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने जवाब दिया, महारानी जी, आपके सामने मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप गिनिए। जिस क्षण आप रुकेंगी खाना हाजिर हो जाएगा। महारानी के गिनती शुरू की। उनके गिनती खत्म करते ही खाना आ गया। अकबर बोले, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात भांप गया था। अब तो आप शर्त हार गई हैं। मान लीजिए बीरबल को चतुराई में कोई नहीं हरा सकता। महारानी कुछ कहती, इसके पहले ही बीरबल बोल पड़ा, जहां पनाह जीत महारानी जी की ही हुई है। खाना तो इनके गिनने पर ही आया। यह सुन रानी बोली, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का कोई सानी नहीं। तुमने हमें हराया भी तो जिताकर। सच बोलने का फल। शहंशाह अकबर को अपने राज्य में सच्चाई का बहुत महत्व था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह किसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी खोई हुई गाय वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर असली चोर घबरा गया। वह सोचने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले। वह बीरबल के पास गया और बोला, मैं गाय वापस ला सकता हूँ, लेकिन मुझे इनाम का आधा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले गाय को वापस लाओ। चोर खुशी खुशी जाकर किसान की गाय वापस ले आया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और दरबार के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह असली चोर यही है। इसने मुझे पहले ही गाय वापस लाने का सौदा किया था। चोर सफाई देने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला था। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस लौटा दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच बोलने का हमेशा फल मिलता है। झूठ बोलकर या चोरी करके मिली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन सच बोलकर आप न सिर्फ सम्मान पाते हैं बल्कि मुसीबतों से भी बच सकते हैं। सबसे बड़ा। एक दिन नगर कोतवाल एक व्यक्ति को पकड़कर दरबार में ले आया।
बादशाह के सामने उसका अपराध सुनाते हुए कहा, हुजूर आला, यह आदमी बहुत मनहूस है, इसकी वजह से नगर के लोगों को बड़ी तकलीफें होती हैं। सैकड़ों लोगों की शिकायतें आ चुकी हैं। एक की शिकायत है कि वह अपनी बेटी की सगाई लेकर जा रहा था, सुबह सुबह इसकी सूरत देख ली, सगाई टूट गई। दूसरे की शिकायत है कि वह शिकार को जा रहा था, शिकार पर निकलते ही इसकी शक्ल देख ली, शिकार तो दूर रहा, घोड़े से गिरकर वह लंगड़ा हो गया। तीसरे की शिकायत है, उसने इसकी शक्ल देख ली तो उसका लड़का मर गया। चौथे की भेड़ बकरियां मर गईं, पांचवें के घर में आग लग गई। नगर कोतवाल अन्य लोगों की शिकायतें रखता। इससे पहले ही बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, बस बस, अब इस व्यक्ति को भी कुछ कहने का मौका दिया जाए। फिर घूमकर बादशाह ने लाए गए व्यक्ति से कहा, बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। बंदा परवर लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं अपनी सफाई में क्या कहूँ। दरबारियों में से किसी ने कहा, ऐसे मनहूस व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए, वरना इसकी मनहूसियत का साया पड़ने से जनता को आए दिन तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। बीरबल खामोश बैठे सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बादशाह भी ऐसी अंधविश्वास भरी बात स्वीकार करने को तैयार न थे, मगर शिकायतों पर ध्यान भी देना था, सो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं स्वयं आजमाऊंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। यह कहकर मनहूस व्यक्ति को उस रात बादशाह ने महल के ही एक भाग में ठहरा लिया। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मुंह देखने लगे। मनहूस को जगाकर उसका मुंह देखा। इत्तफाक की बात, उस दिन ईरान और इराक के कुछ मेहमान बादशाह के पास राजकाज संबंधित मशवरे के लिए आ गए। उनके साथ बादशाह कुछ ऐसे उलझे कि सुबह से शाम गुजर गई, ना तो अन्न नसीब हुआ ना ही जल। शाम को थकेमांदे बादशाह आराम करने को लेटे तो उन्हें यह बात ध्यान आई कि आज तो अन्न जल भी नसीब नहीं हुआ। किसी चापलूस दरबारी ने ध्यान दिलाया, यह सब उस मनहूस की शक्ल देखने का नतीजा है, बादशाह सलामत। अब तो बादशाह को भी यकीन आ गया। उन्होंने फौरन दरबार लगवाया, मनहूस को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। सजा सुनाई। कल इस मनहूस के बारे में सजा तजवीज की गई थी कि इसे देश निकाला दे दिया जाए, मगर मेरे विचार से यह सजा कम है और इससे जहां भी यह जाएगा अन्य लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। आज सुबह सुबह इसका मुंह देखा, सारा दिन बीत गया, अन्न जल नसीब न हुआ। ऐसे मनहूस व्यक्ति के लिए बस एक ही चारा है, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी की सजा सुनते ही मनहूस के चेहरे पर कालिमा दौड़ गई। बीरबल ने अपना स्थान छोड़ा। तुम्हें कुछ कहना है बीरबल? बादशाह ने पूछा। अगर आपकी ओर से कुछ कहने का हुक्म हो जहांपनाह, तो बंदा कुछ कहने की इजाजत चाहता है। अवश्य अवश्य, क्या मुझे मनहूस से कुछ पूछने की इजाजत है? बीरबल आगे बढ़ते हुए बोले। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई मनहूस, एक बात बताओगे? डरो मत, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, बस इतना बता जाओ कि आज सुबह सुबह तुमने किसका मुंह देखा था, जिसकी मनहूसी के साये में तुम्हें सजा सुनाई गई। हुजूर, बादशाह सलामत ने ही आकर मुझे जगाया था, इनका ही मैंने मुंह देखा था। अब आप स्वयं इंसाफ करें जिल्लेलाही। आपने इसका मुंह देखा तो अन्नजल न मिला, इसने आपका मुंह देखा तो इसे फांसी की सजा सुनने को मिली। यहाँ गौरतलब बात यह है कि सबसे बड़ा मनहूस कौन हुआ। बादशाह पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो, क्या तुम मेरे सामने कोई ऐसा काम कर सकते हो जो असंभव लगे लेकिन फिर भी संभव हो जाए? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है, आप एक पल धीरज रखें। बीरबल ने दरबार से एक सफेद कपड़ा मंगवाया और उसे बीच में बांधते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप इस कपड़े को इस तरह काटिए कि यह कटा हुआ भी रहे और पूरा भी रहे।
अकबर ने सोचा कि बीरबल ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। अगर वह कपड़े को काटते हैं तो वह कटा हुआ रहेगा, और अगर नहीं काटते तो पूरा रहेगा। उन्होंने काफी देर सोचा, फिर बोले, बीरबल, यह तो असंभव है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहां पनाह, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं दिखाता हूं। बीरबल ने कैंची उठाई और कपड़े के सिरों को थोड़ा काटा। फिर कपड़ा अकबर के सामने लाकर दिखाया और बोला, देखिए, जहां पनाह, कपड़ा कटा हुआ भी है और पूरा भी। अकबर ने देखा कि कपड़े के सिरों को ही काटा गया है, जबकि बाकी कपड़ा पूरी तरह से सलामत था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकमा दे दिया। तुमने वाकई एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बुद्धिमानी से हर मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। अकबर बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। दरबार के सभी दरबारी भी हंसने लगे और बीरबल की तारीफ करने लगे। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो कि हर समस्या का हल निकाल लेते हो, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी काम को करने के लिए सबसे सही समय क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। जब सभी एकत्र हो गए तो बीरबल ने एक छोटा सा पौधा लेकर अकबर के सामने रखा और कहा, जहां पनाह, इस पौधे को उखाड़िए। अकबर ने बिना कोई देर किए उस छोटे पौधे को आसानी से उखाड़ दिया। फिर बीरबल ने एक थोड़ा बड़ा पौधा लाकर कहा, अब इसे उखाड़िए। अकबर ने थोड़ी मेहनत से उस पौधे को उखाड़ दिया, लेकिन उसे कुछ ताकत लगानी पड़ी। अब बीरबल ने एक बड़ा पेड़ लाकर कहा, अब इसे उखाड़िए। अकबर ने पेड़ की ओर देखा और उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन पेड़ हिला भी नहीं। फिर बीरबल ने दरबारियों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे असफल रहे। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने देखा कि छोटे पौधे को उखाड़ना कितना आसान था, लेकिन बड़े पेड़ को उखाड़ना लगभग असंभव हो गया। ठीक उसी तरह किसी भी काम को करने का सही समय तब होता है जब वह छोटा होता है। यदि आप किसी समस्या को उसके शुरू में ही हल कर लें तो वह आसानी से हल हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे बढ़ने देंगे तो बाद में उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। वास्तव में किसी भी काम को करने का सही समय तब होता है जब वह छोटा होता है और उसे जितना जल्दी हो सके हल कर लेना चाहिए। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही जीवन की सच्चाई है। समय का सही उपयोग और समस्या का सही समय पर समाधान ही हमें सफल बनाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें एक बार फिर से पुरस्कार दिया। इस कहानी से सभी दरबारी भी समझ गए कि समय और परिस्थिति के महत्व को पहचानना ही सच्ची समझदारी है। मुर्गियों में मुर्गा। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ खुद भी ठिठोली में शामिल होते हुए बीरबल की बुद्धि परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने बीरबल के आने से पहले खामोशी से सबको एक एक अंडा देकर बात समझा दी। बीरबल के आने पर कहा, रात मैंने एक सपना देखा है कि असल बाप का उसे ही समझना चाहिए जो हौज में डुबकी लगाकर मुर्गी का अंडा निकाल लाए। अन्य सब दरबारी तैयार थे। सबके साथ बीरबल को लेकर बादशाह शाही हौज पर पहुंचे। बादशाह के हुक्म पर दरबारियों ने हौज में डुबकी लगाई। एक एक अंडा सब लेकर लौटे। बीरबल ने गोता मारा तो अंडा हाथ न आया।
वे बादशाह का परिहास समझ गए। खाली हाथ बाहर आते आते युक्ति भिड़ा ली थी। इससे पहले कि उनका मजाक उड़ाने का बादशाह को अवसर मिलता, बीरबल ने ऊंची आवाज में मुर्गों की आवाज निकाली, कुकड़ूकू। यह क्या भई बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, आलमपना, अंडे देने वाली मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। अंडे देने का काम मेरा नहीं, अलबत्ता सब अंडे मेरे कारण ही पैदा हुए हैं। बीरबल का कटाक्ष सुनकर मुस्कुराहट भरे दरबारियों के चेहरे पर शर्मिंदगी दौड़ गई। बीरबल ने सबको मुर्गियां बना डाला था। बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी पर प्रसन्न हुए बगैर न रहे। दाढ़ी के बाल। एक दिन दरबार में दरबारियों के बीच मनोविनोद चल रहा था। बादशाह अकबर रुचि ले रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को नीचा दिखाने के इरादे से बादशाह से कहा, हुजूर आली, आप बीरबल की बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं साधारण सा एक सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है? इजाजत है, बादशाह बोले। हुजूर, बीरबल साहब का हाथ इनकी पत्नी के हाथ से एकाध दफा रोजाना ही स्पर्श होता होगा। क्या बीरबल साहब बता सकते हैं कि उनकी पत्नी के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़े गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती भी कभी पूछी जा सकती है। वे झूठ बोलना न चाहते थे, बात का जवाब बात से देना जरूरी था। बोले, जहांपना, मेरा हाथ तो अपनी पत्नी के हाथों से दिन में एकाध बार ही स्पर्श होता होगा, पर मुल्ला जी का हाथ तो अपनी दाढ़ी में दिन में 10-20 बार अवश्य ही स्पर्श होता होगा। भला यह ही बता दें, इनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मैं हार स्वीकार कर लूंगा। मुल्ला दो प्याजा बगल झांकने लगे। भला दाढ़ी के बाल कौन गिनता है? बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी पर बेहद खुश हुए। अंगूठी और हाथी। अकबर बादशाह और बीरबल में इतने प्रगाढ़ आत्मीय संबंध थे कि दरबार में अकबर बादशाह के बैठने के बाद यदि कुछ घंटे भी बीरबल को दरबार में आने में देर हो जाती तो बादशाह को दरबार का वातावरण सूना सूना लगता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि बीरबल दरबार में न पहुंचे। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। बादशाह ने एक नौकर को बीरबल की खोजखबर लेने उनके घर दौड़ाया। नौकर ने जाकर बीरबल को बादशाह का पैगाम दिया। बीरबल उस समय अपने 2.5-3 साल के बच्चे को बहला रहे थे। बादशाह को बुलवा आया। सुन, बीरबल ने कहा, तुम चलो मैं आता हूं। नौकर ने बादशाह को आकर बीरबल का जवाब सुनाया। कोई 1 घंटे और प्रतीक्षा की बादशाह ने फिर दूसरा नौकर बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। उससे भी बीरबल ने वही जवाब कहलवाया। उसका जवाब सुने भी 1 घंटा जब गुजर गया तो बादशाह के माथे पर बल पड़े। उन्होंने बुलावे को गए दोनों नौकरों से पूछा, आखिर वे क्या कर रहे थे जो आने में इतनी देर लगी? शहंशाह आलम, वे अपने बच्चे को खिला रहे थे, नौकरों ने बताया। इस बात का सुनना था कि दरबारियों को हंसी आ गई। दरबारियों की हंसी ने बादशाह के क्रोध रूपी आग मेघी का काम किया। उस पर बीरबल से ईर्ष्या करने वाले मुल्ला दो प्याजा के कथन ने जलते पर नमक छिड़कने की कहावत चरितार्थ की। वह बोला, खूब अच्छे दीवान हैं बीरबल जी। तनख्वाह राजकोष से लेते हैं और बच्चा घर पर खिलाते हैं। वे तो अब बादशाह सलामत की हुक्म उर्दूली आज्ञा अवहेलना भी करने लगे हैं। हम लोग तो यह हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। बादशाह ने तुरंत 2 सशस्त्र सैनिकों को तलब किया। उन्हें हुक्म दिया, जाओ और बीरबल को अपने साथ लेकर आओ। हिल हवाला करें तो उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। अगर आने से बेचारे सैनिक सकपकाए हुए बीरबल के यहाँ के लिए रवाना हुए। जाकर उन्होंने बीरबल को विनम्रता के साथ बादशाह का हुक्म सुनाया। वे जानते थे कि बीरबल है, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाना कोई साधारण बात नहीं। गुस्से में बादशाह ने अभी कह दिया है,
पर यदि वे आज्ञा पालन करते हैं तो बाद में उन्हें ही उल्टा दंड भोगना पड़ेगा। बीरबल ने भी उनकी स्थिति समझी। बोले, ठीक है, धर्म संकट में मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ अभी चला चलता हूँ। कहते हुए बीरबल ने शाही दरबार में हाजिर होने वाली पोशाक पहनी, सर पर पगड़ी रखी और चल पड़े। बादशाह के सामने पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर सलाम बजाया। गुस्ताखी माफ हुजूर, आने में देरी हुई, माफी का तलबगार हूँ। बादशाह ने क्रुद्ध नेत्रों से बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, 2 बार बुलावा जाने के बाद भी न आने को हुक्मुदुली की बात समझी जाए, इसका स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण न दे सके तो सजा भुगतनी होगी। हुजूरे आला, वजह यह रही कि मेरा मासूम बच्चा जिद पकड़े मचल रहा था, उसे बहला रहा था, वह चुप होने का नाम ही न ले रहा था। बादशाह बोले, यह तुम्हारी बनावटी बात है, इस बात को क्यों नहीं कहते कि बच्चे के स्नेह प्यार में पड़कर आना ही नहीं चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं जिल्ले सुभानी, ऐसी बात क्यों नहीं है, भला एक दीवान के लिए बच्चे को बहलाना क्या मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव था शहंशाह आलम। बाल हठ बहुत बुरी हठ होती है। किस तरह की हठ कर रहा था, जरा मुझे भी तो सुनाओ। बीरबल बोले, विस्तार से बता रहा हूं जहांपना, मैं शुरू से आखिर तक की सब बातें। लड़का रो रहा था, मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे, क्यों रो रहे हो। पहले तो वह मेरी बात अनसुनी करता रहा, जब लगातार मैं पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया, वहां से जाकर खड़ा कर दिया जहां गन्ने के गट्ठर बंधे थे। मैंने कहा, छांट लो। उसने कहा, तुम ही छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने छांट दिए। वह घर आकर बोला, उनकी गंडेरिया बना दो। मैंने वैसे ही किया। गडरिया चूसता रहा, जब सब गडरिया खत्म हो गईं तो वह फिर रोने लगा। मैंने पूछा, अब क्यों रो रहे हो, तो वह बोला, इन्हें पहले जैसे गन्ने बना दो। सब दरबारी हंसे दिए। बादशाह को हंसी न आई। वे बोले, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। क्षमा करें आलमपनाह, बच्चे की जिद को एक शाही दीवान तो क्या आप बादशाह भी पूरी नहीं कर सकते। बीरबल बोले, यह क्या बकवास है। बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे से बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते। जी हाँ हुजूर, हरगिज नहीं। साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, कोई भी छोटा बच्चा मंगा ले, 2.5 साढ़े 3 साल की उम्र का हो। बीरबल ने कहा, हुक्म की देर थी। बच्चा लाया गया। बच्चे को गोद में लेकर बादशाह बहलाने फुसलाने लगे। थोड़ी देर में ही बच्चा बादशाह और बीरबल दोनों से हिलमिल गया था। कुछ देर बाद ही बच्चे की नजर बादशाह के हाथों में पहनी अंगूठियों पर पड़ी। वह उसे पाने के लिए मचलने लगा। बादशाह उसकी बात न समझे तो वह मुंह बिसूरने रोने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, बच्चा